गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से एंजाइम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस में डीएनए क्या करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, दैट इज़ origin of replication. This is the first step. Replication begins at a particular region of DNA which has a particular nucleotide sequence that is known as ARS, autonomic replicating sequence. DNA मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इनिशिएट होता है, और उसी जगह को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज ORI, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, ORI। यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर बहुत सारी रेप्लिकेशन साइट्स होती हैं। देयर आर मैनी ORI साइट्स, मैनी रेप्लिकॉन्स भी कहते हैं उनको। यूकैरियोटिक डीएनए हैज़ मैनी origin of replication, whereas prokaryotic DNA it has only a single replicon or it has a single site, ठीक है, और सिंगल origin of replication। तो DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें ये रेप्लिकेशन एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक जगह से स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि यूकैरियोट्स में बहुत साइट्स पे होता है, प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल साइट पे होता है। देखिए जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है एंड इट हैज़ ओनली वन रेप्लिकेशन साइट। ये वन रेप्लिकेन, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, शुरू होता है। तो सिंगल रेप्लिकॉन है इसके अंदर। वेरेज यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर डीएनए होता है, इसमें मल्टीपल रेप्लिकेशन साइट होती है, 1 2 3। सो दीज ऑल 3, इनको रेप्लिकेशन बबल्स भी बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल्स भी कहते हैं। 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें सिंगल होता है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक डीएनए में और यूकैरियोटिक डीएनए में, रिगार्डिंग देयर नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स। ये बात हो गई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है रेप्लिकेशन में, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही वो मटेरियल है, मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, जिनको आगे चल के क्या बनाना है भाई, डीएनए का नया स्टैंड बनाना है, ठीक है। तो ये स्टैंड भी बनाते हैं और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, इनका ड्यूअल फंक्शन होता है। तो इनको पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे ये हमारे पास है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें क्या ऐड किया हमने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम फॉस्फेट कहते हैं, किस एंजाइम की मदद से, फॉस्फोराइलेज। और ये क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, या मोनोफॉस्फेट था, क्या हो गया भाई, ये ट्राइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या हो गए, इसमें ऐड हो गए, ठीक है। सिमिलरली डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। इसी तरह से DCMP डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ये क्या बन गया भाई, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। एंड थर्ड वन इज डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए, एंजाइम सभी में फॉस्फोराइलेज है, क्या बन गया, डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जो मोनोफॉस्फेट कंडीशंस में थे, इनमें हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके इनको क्या कर दिया, ट्राइफॉस्फेट कंडीशन में हम इसको ले आए। तो ये स्टेप क्या कहलाता है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इन्हें ही आगे चल के क्या बनाना है,
नया टेम्पलेट बनाना है डीएनए का। ये दूसरा स्टेप था। अब जो मेन स्टेप आता है इनिशिएशन का स्टेप, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, 5' to 3' 3' to 5', दोनों की पोलैरिटी क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से इसका क्या होता है, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है इस पॉइंट से जहाँ पे पेंसिल की नोब रखी हुई है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और डीएनए के अंदर ये जो बेस पेयर्स हैं इनके बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये जो स्टैंड है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह से होता है। ये डीएनए क्या हो गया भाई, यहाँ से ओरिजिन शुरू हुआ, ठीक है, और ये बॉन्ड्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए, और दोनों स्टैंड्स क्या हो गए भाई, ये अनवाइंडिंग हो गई इनकी, क्या हो गई इनकी, अनवाइंडिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक एंजाइम जिसका नाम क्या होता है, हेलिकेज। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए के जो स्टैंड्स हैं उनको अनवाइंड कर देता है, खोल देता है, अनजिप कर देता है। और कैसे करता है, जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करके, ठीक है। हेलिकेज का क्या काम है, इट हेल्प्स इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टैंड्स बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर्स। नेक्स्ट जो एंजाइम है दैट इज टोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करता है, इट कट एंड रीसील द डीएनए। यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, फिर दोबारा जोड़ देगा, ताकि इस सेपरेटेड डीएनए स्टैंड्स के अंदर जो भी टेंशन है, ठीक है, ये दोबारा से बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद में भी ये दोबारा से क्या होते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन टोपोआइसोमरेज क्या करता है, यहाँ से कट करता है, फिर दोबारा से जोड़ देता है, ताकि इन सेपरेटेड स्टैंड्स के अंदर जो टेंशन थी वो क्या हो जाए, रिलीव हो जाए। तीसरा जो एंजाइम है दैट इज SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। S मीन्स सिंगल, नेक्स्ट S मीन्स स्ट्रैंड, B मीन्स बाइंडिंग, P मीन्स प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, इन सेपरेटेड स्ट्रैंड के साथ क्या करती है भाई, बाइंड करती है, और इनके अंदर क्या लेके आती है, स्टेबिलिटी। क्या बनाती है, इनको स्टेबल बनाती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। डीएनए क्या हो गया, यहाँ से अनवाइंड हो गया, तो इस रीजन को हम कहेंगे ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये स्टैंड सेपरेट हो गए, इन एंजाइम्स ने अपना स्पेसिफिक फंक्शन किया, और ये बन गई एक वाई शेप स्ट्रक्चर। क्या बन गई ये, वाई शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या कहलाती है ये, रेप्लिकेशन फोर्क कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या होता है, उसी स्लाइड को मैं आपको नेक्स्ट इस पे रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। अनवाइंड हो गए, हेलिकेज ने अपना काम किया, टोपोआइसोमरेज ने किया, SSB प्रोटीन ने कर दिया। इस स्टैंड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ 5' to 3', इसकी है 3' to 5'। अब ये जो स्टैंड है ये किसका काम करेगा, टेम्पलेट स्टैंड का। इस स्टैंड के ऊपर नए स्टैंड का, नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या होगा, यहाँ पे सिंथेसिस होगा, और इसके ऊपर भी क्या होगा, नई चेन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, RNA प्राइमर की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, RNA प्राइमर। RNA प्राइमर क्या होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड होता है, 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की ये सीक्वेंस होती है, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, एक एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेज। RNA प्राइमर कौन बनाता है, प्राइमेज एंजाइम। तो क्या बना भाई, RNA प्राइमर, ठीक है। RNA प्राइमर एक्चुअल में क्या है, RNA की एक छोटी सी सीक्वेंस है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसका जो मेन एंजाइम है, जिसको हम क्या कहते हैं, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज खुद इनिशिएशन नहीं कर सकता,
रेप्लिकेशन प्रोसेस का, उसको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आरएनए प्राइमर की। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर बन गए। आरएनए प्राइमर के ऊपर जो 3OH ग्रुप होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, आरएनए प्राइमर बन गया। अब जो एंजाइम है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या करेगा भाई? यहाँ से देखिए ये डायरेक्शन क्या है? 3' to 5'। ध्यान रखिए डीएनए पॉलीमरेज हमेशा पॉलीमराइजेशन 5' to 3' डायरेक्शन में ही करता है। तो इस स्टैंड के यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? 3' to 5'। तो यहाँ पे तो सिंथेसिस कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को उठाएगा, एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को उठाएगा और ऐड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जितना ये स्टैंड अनजिप होगा, खुलेगा, धीरे धीरे कंटिन्यूसली ऐड करता हुआ नया स्टैंड बनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे बेस पेयर T है तो यहाँ पे कौन सा जोड़ेगा? A। अगर यहाँ पे C है तो यहाँ पे कौन सा जोड़ेगा? G। अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे कौन सा जोड़ेगा? C। अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पे कौन सा जोड़ेगा? A। तो इस तरह से इस स्टैंड के ऊपर जो DNA का नया स्टैंड बन रहा है और ये नया स्टैंड क्या होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और इस स्टैंड का जो सिंथेसिस है वो चलेगा कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस स्टैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्टैंड। क्या कहते हैं? लीडिंग स्टैंड। और इसके ऊपर जो सिंथेसिस हो रहा है नए स्टैंड का वो कंटिन्यूसली हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस सिंथेसिस। और कंटिन्यूस सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? 5' to 3' डायरेक्शन में। अब इस स्टैंड के ऊपर आ जाइए, इस स्टैंड की डायरेक्शन क्या है? 5' to 3'। अब अगर हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं तो डायरेक्शन इधर भी क्या हो जाएगी? 5' to 3'। ऐसा हो नहीं सकता। और डीएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है भाई? हमेशा और हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है? 5' to 3' डायरेक्शन। अगर यहाँ से हम करेंगे तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगी और ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? प्राइमर बनेगा। जितना डीएनए अनजिप होता है, ठीक है, वहीं से नया स्टैंड बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ये प्राइमर है। ठीक है, प्राइमर बन गया। किसने बनाया? प्राइमेज ने। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा भाई? कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को उठाएगा और जोड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो अभी डीएनए सिर्फ इतना ही अनजिप हुआ था। ठीक है, अब हमें दूसरे प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है भाई। किसकी ज़रूरत पड़ती है? दूसरे प्राइमर की। दूसरा प्राइमर चाहिए हमें। ये प्राइमर था, यहाँ पे चला गया, इतना ही डीएनए अनजिप हुआ, फिर और अनजिप हुआ तो नया प्राइमर चाहिए। नया प्राइमर के साथ फिर हम क्या जोड़ेंगे? नया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या करेंगे? जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, फिर हमें फिर नया प्राइमर चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? नया। और इस नए प्राइमर के साथ हम क्या जोड़ेंगे? फिर नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे जो डीएनए का जो स्टैंड बन रहा है वो डीएनए का स्टैंड यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं बन रहा, उसका सिंथेसिस क्या हो रहा है? रुक रुक के हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना, मान लीजिए डीएनए स्टार्टिंग में यहाँ पे इतना ही खुला है, इतना ही अनजिप हुआ है, तो पहले इतना स्टैंड बना, ये तो इतना बना। ठीक है, फिर और जिप अनजिप हो गया, फिर इसका सिंथेसिस हुआ, ये लगातार चल रहा है, फिर और अनजिप हुआ, अनजिप का मतलब खुलता गया, तो इसका सिंथेसिस तो कंटिन्यूस हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमें हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ रही है भाई? प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ रही है। किसकी ज़रूरत पड़ रही है? प्राइमर्स की। जितना ओपन होता है, इतना ओपन हुआ, एक प्राइमर की ज़रूरत, फिर इतना ओपन हो गया, दूसरे प्राइमर की ज़रूरत पड़ी, फिर थोड़ा और ओपन हुआ, तीसरे प्राइमर की ज़रूरत पड़ी। तो इस पे जो सिंथेसिस है वो रुक रुक के हो रहा है। इतना सेगमेंट बना डीएनए का, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। तो इन सेगमेंट्स को हम नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या नाम देते हैं इनको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नाम देते हैं। ठीक है भाई,
क्योंकि एक साइंटिस्ट था उनकी जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम पे इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। और ये जो स्टैंड है इस पे जो सिंथेसिस है वो लगातार नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लैगिंग स्टैंड। और जो सिंथेसिस है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की क्या होती है, मजबूरी होती है वो 5' हो, हमेशा सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में करता है, 5' 3' डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से चलता जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अनजिप होगा ये तो नया प्राइमर बनेगा। क्लियर भाई। तो ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि एक स्टैंड तो लीडिंग कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, लैगिंग। एक स्टैंड पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, दूसरे स्टैंड पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्टैंड पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस क्यों होता है, तो उसका कारण आप यही बताएंगे क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' 3' डायरेक्शन में ही क्या करता है, अपना काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन की वो बाई डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में। तो रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का दैट इज़ बाई डायरेक्शनल, दैट इज़ नॉट यूनी डायरेक्शनल, इट इज़ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। अगर इसी चीज़ को हम एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम से देखें तो इस डायग्राम में आप देखिए, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये डीएनए है, ठीक है, 3' 5' 3', ठीक है। ये डायरेक्शन से 3' 5' एंड दिस वन इज 3' 5'। तो इस स्टैंड के ऊपर देखिए सिंथेसिस क्या हो रहा है, कंटिन्यूस। जितना खुलता जाता है डीएनए, देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही खुला था, फिर और अनजिप हो गया, फिर और अनजिप हो गया। तो डीएनए क्या होता जा रहा है, यहाँ पे अनजिप हो रहा है। अनजिप का मतलब ये खुलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस है वो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस सिंथेसिस है भाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्टैंड। यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस। इतना अनजिप हुआ, ये प्राइमर बना, इधर प्रोसीड हुआ, ठीक है। फिर और खुला, प्राइमर बना, इधर सिंथेसिस हुआ, फिर प्राइमर बना। तो यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस नहीं है, इसलिए क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। और ये स्टैंड क्या कहलाता है, लैगिंग स्टैंड। ये प्रोसेस चलता रहता है, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, ठीक है भाई। उसके बाद प्राइमिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ए स्मॉल RNA 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेज। और इसका काम क्या होता है प्राइमर का, इट फंक्शन एज 5' एंड ऑफ न्यू स्टैंड टू बी सिंथेसाइज। एक नए स्टैंड जो भी, देखिए अगर मैं पीछे ले चलूँ तो ये किसका काम करता है, प्राइमर 5' एंड का काम करता है। किसका काम करता है भाई, ये 5' एंड का। देखिए यहीं से 5' एंड शुरू हुआ और ये किस दिशा में जा रहा है, थ्रेड। यहाँ पे भी ये प्राइमर है, कौन सा एंड है, शो कर रहा है। प्राइमर जहाँ पे जुड़ा हुआ है वो कौन सा एंड होता है, 5' एंड। कौन सा भाई, 5' एंड। एंड नेक्स्ट इट प्रोवाइड 3 OH ग्रुप फॉर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर है, किससे बना हुआ है, RNA से। तो RNA के ऊपर जो थर्ड कार्बन पोजीशन होती है उसका जो OH ग्रुप होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे जुड़ते हैं। बेस पेयरिंग, ये बेस पेयरिंग मैंने आपको बता दिया था कि जहाँ पे ये तो क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं भाई, ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे कौन सा बेस पेयर है, एडेनिन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होगा इसका, थायमिन। इसके साथ क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ग्वानोसिन है, किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ। साइटिडीन है, किसके साथ साइटोसिन है, किसके साथ जुड़ेगा, ग्वानोसिन के साथ। थाइमिडीन है, किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन के साथ। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ठीक है। ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल का। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं
डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनका ड्यूअल फंक्शन होता है। जब ये जुड़ते हैं तो एक तो ये किसका काम करते हैं, रॉ मटेरियल का, दूसरा ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं भाई, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्राइफॉस्फेट होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोफॉस्फेट में। 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाते हैं और क्या निकलती है, एनर्जी। और ये एनर्जी किस में यूज होती है, पॉलीमराइजेशन के अंदर यूज होती है। सिमिलरली जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीएमपी के अंदर, क्या निकलती है, एनर्जी। सीटीपी किसके अंदर, सीएमपी के अंदर। नेक्स्ट टीटीपी किसके अंदर, टीएमपी के अंदर। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, राइट। और यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से, इट कम्स फ्रॉम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इनसे आती है भाई। ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं और क्या देते हैं, एनर्जी। क्या देते हैं, एनर्जी। तो इसका ड्यूअल फंक्शन होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का। पहला फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज सबस्ट्रेट, रॉ मटेरियल। इसी से ही क्या बनता है, डीएनए का नया स्टैंड बनता है। तो ये सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के लिए क्या देता है, ये एनर्जी देता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया। ये तो किसका काम कर रहा है, रॉ मटेरियल का, और क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। किसके लिए, इनके पॉलीमराइजेशन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नया स्टैंड बन रहा है भाई। ठीक है, तो नए स्टैंड बनने के लिए हमने पीछे डिस्कस किए थे एंजाइम, कौन सा एंजाइम काम करता है प्रोकैरियोट्स में, पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और यूकैरियोट्स की बात करें तो डेल्टा काम करता है भाई। एनर्जी कहाँ से आती है भाई, एटीपी से, जीटीपी से, टीटीपी से या सीटीपी से। और मैग्नीशियम आयन की क्या पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये डीएनए पॉलीमरेज की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दी थी कि इट ऑलवेज ऐड न्यूक्लियोटाइड एट 3 एंड ऑफ द चेन, हैंस स्टैंड फॉर्मेशन अकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन है वो इस डायरेक्शन में करता है भाई। कुछ और बातें, आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय पॉलीमरेज फर्स्ट इन प्रोकैरियोट्स। जो प्राइमर्स बने थे उनको अब हटाना है, ठीक है, और वो किसके द्वारा हटाए जाते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोकैरियोट्स में और पॉलीमरेज अल्फा इन यूकैरियोट्स। जो प्राइमर्स होते हैं उनको हटाना पड़ता है वहाँ से, किसके द्वारा, पॉलीमरेज फर्स्ट इन प्रोकैरियोट्स एंड पॉलीमरेज अल्फा इन यूकैरियोट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो थे उनको कौन सा एंजाइम जोड़ता है, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो देखिए इस बात को मैं फिर दोबारा से आपको डायग्राम्स के थ्रू बताता हूँ कि जो पॉलीमरेज फर्स्ट है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड अल्फा, ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो प्राइमर्स होते हैं इनको हटा देते हैं यहाँ से। ये प्राइमर्स हैं, इन प्राइमर्स को अब क्या करना है अभी, हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर इन प्राइमर्स को कौन हटाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यूकैरियोट्स के अंदर अल्फा, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन ज्वाइन करता है, डीएनए लाइगेज। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की जो बनने की डायरेक्शन है दैट इज़ 5' to 3'। ओवरऑल सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, 3' to 5' डायरेक्शन में होता है। इसको एक बार फिर देखिए, उसी डायग्राम पे हम चलते हैं। देखिए ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, आरएनए प्राइमर्स को निकाल दिया, अब इनको ज्वाइन करना है, ये यहाँ से चले गए, ठीक है। तो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हमें जोड़ना है, तो कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेजेस, डीएनए लाइगेजेस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की जो बनने की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3'।
सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन। लेकिन जो ओवरऑल सिंथेसिस होता है इस स्टैंड का, ओवरऑल सिंथेसिस जो है इस स्टैंड का वो कौन से डायरेक्शन में होता है, 3' to 5' डायरेक्शन में होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलते हैं हम प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या सभी बेस पेयर्स करेक्टली जुड़े हैं, कोई मिसमैच बेस पेयर तो मिसमैचिंग तो नहीं हुई है, तो उसको चेक करने के लिए प्रूफ रीडिंग होती है। मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स आर रिमूव्ड बाय करेक्ट न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ मोस्टली एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड बीटा पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रोकैरियोट्स में, और जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा है वो किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। ये क्या करते हैं भाई, प्रूफ रीडिंग करते हैं कि कोई गलती से कोई मिसमैच बेस पेयर तो नहीं लग गया है, बॉन्डिंग तो नहीं हो गई, ठीक है भाई। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर। प्रूफ रीडिंग हुई भाई, कौन से आरएनए प्राइमर्स किसके द्वारा हटाए गए, ये बात मैंने बताई। लैगिंग स्टैंड की जो बनने की डायरेक्शन है उसमें जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनका सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होता है, और लैगिंग स्टैंड का जो ओवरऑल सिंथेसिस है, लैगिंग स्टैंड के ऊपर जो नया स्टैंड बन रहा है उसके ऊपर जो ओवरऑल सिंथेसिस है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का क्या काम होता है, रॉ मटेरियल है, दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने आपको बता दिया। बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से होते हैं। पेयरिंग में ये आरएनए प्राइमर बनता है। प्राइमिंग का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, और प्राइमर एक्चुअल में क्या होता है, आरएनए से बना होता है, और इसका क्या काम होता है। और ये डायग्राम आपको क्या करता है, पूरा जो प्रोसेस है उसकी क्या बताता है, एक्सप्लेनेटरी पार्ट। और अपार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। ये लीडिंग स्टैंड, ये कौन सा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, इनकी बनने की डायरेक्शन, और ये एंजाइम्स, इन एंजाइम्स का क्या रोल है, ठीक है भाई। और उसके बाद जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, एंड ये आपको मैंने बता दिया। प्रोकैरियोट्स में सिंगल रेप्लिकेशन साइट होती है, यूकैरियोट्स में क्या होती है, मल्टीपल। तो ये हमने आज डिस्कस किया किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। थैंक यू।